नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूरन की खेती कैसे करें इसी विषय पर जानकारी दूंगा। तो आज ये जो समय है अप्रैल मई और 10 जून तक हमारे यहाँ सूरन की खेती होती है, जिमीकंद की खेती होती है, जिसे बिहार में ओल भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश के मध्य में इसको खंत भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एलिफेंट याम भी कहते हैं। तो इसकी खेती बहुत ही प्रॉफिट की खेती है और लंबे समय तक इनकम देने वाली होती है। जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप अगर उगाते हैं तो अगर तत्काल रूप से तुरंत नहीं मंडी में भेजते हैं तो खराब हो जाती हैं। अब ये अक्टूबर में तैयार हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक आप इसको बेच सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। और कई प्रकार के रिस्क से बचाती है, जैसे आग लगने पर इसको कोई खतरा नहीं है, ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। इसलिए कि जब ओलावृष्टि होती है तो एक बार अगर पौधे इसके डैमेज भी हो जाते हैं तो इसके 3 बार पौधे निकलते हैं, 3 से 4 बार तक पौधे निकलते हैं। तो जब एक बार पौधा निकल जाता है तो लगभग 1-1.5 महीने बाद वो खत्म हो जाता है, गिरने लगता है, उसके पास से दूसरा नया पौधा निकलता है, दूसरा पौधा निकल जाता है। अगर एक पौधा क्षतिग्रस्त हो गया है तो फिर दूसरा पौधा तीसरा पौधा निकलता है। थोड़ा सा यील्ड पर असर पड़ेगा, लेकिन आपको यील्ड जरूर मिलेगी और अच्छी यील्ड मिलेगी। दूसरी किसी भी ट्रेडिशनल फसलों से, धान गेहूं से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए पहले हम ये समझते हैं कि अगर 2 किलो 3 किलो या बड़ा कंद है तो उसको किस प्रकार से काटते हैं। थोड़ा सा नज़दीक लिए ये छायाकार महोदय, और मैं इन लोगों को दिखाने का, किसान भाइयों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये इस तरह से होता है और इसके टुकड़े जो है इसी तरह से रहते हैं। अब ऐसे होता है, ये बीच में ये हिस्सा होता है, तो बीच वाला जो गोला वाला हिस्सा होता है यहीं से ये इसकी कटिंग की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये बीच वाला हिस्सा है, ये इसमें होना चाहिए। और फिर ये इसमें भी देखिए ये निकल रहा था लेकिन ये कट गया है बीच से। आप इसके लिए बिल्कुल चिंतित न होइए, ये इधर से बगल से फिर दूसरा निकल जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं इसमें जड़ें निकल रही हैं, इसका समय हो चुका है। और ठीक ये इसमें भी वैसे ही है, ये अगर यहाँ से ये मर भी जाएगा तो इसके बगल से निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होती। और अगर आप और छोटा भी बनाना चाहते हैं इसको कट करके ऐसे भी जर्मिनेट कर लेते हैं, इसमें से भी पौधे निकल जाते हैं। इसके अंग से, बाहरी चमड़ी से, कहीं से भी पौधा जर्मिनेट हो जाता है, समस्या नहीं है। लेकिन अच्छा यील्ड लेने के लिए और जल्दी जमाव लेने के लिए ये बीच वाला हिस्सा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार इसकी कटिंग होनी चाहिए। आइए हम बताते हैं कि कटिंग करने के बाद ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट इसलिए करना पड़ता है कि अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो इसमें रोग बीमारी जो भी होती है वो रोग बीमारी लगभग समाप्त हो जाती है, जैसे इसमें कंद में सड़न वड़न की समस्या नहीं होती है। तो आइए दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो घोल बना हुआ है, नज़दीक से दिखा दीजिए थोड़ा। ये जो घोल बना हुआ है यह साफ पानी में साफ नामक एक दवाई आती है जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण होता है। एक कंटेक्ट फंजीसाइड होता है, एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड होता है। तो इन दोनों का ये घोल बना लिया गया है और ये 1 लीटर साफ पानी में 2 ग्राम दवाई मिलाना है। कुछ यूट्यूबर भाई कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे देते हैं कि 5 से 7 ग्राम मिलाना चाहिए प्रति लीटर पानी में। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये उचित नहीं है। रिकमेंडेड जो रेशियो है उसी रेशियो से किसी भी दवा को मिलाना चाहिए, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आवश्यकता नहीं है उतना ज़्यादा करने की। वैसे तो इसको अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो भी जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन हो सकता है 1-2% हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो इसको पहले हम इसमें डुबो करके इस तरह से रखते हैं, आप देख लीजिए। इसको हम इसी में डाल देते हैं और इसको करीब 5 से 10 मिनट तक इसमें रखते हैं। और रखने के बाद फिर इसको निकाल करके
इस तरह से हम रख देते हैं ये सूखने के लिए कि इसका पानी जो ये ऊपर की परत है ये सूख जाए, लगभग इस तरह से हो जाए। आप देख रहे हैं इस पर परत बन गई है। अब इसमें हाथ से छुएंगे तो पानी नहीं लगेगा। इस पर ये हो गया है, इस पर लेयर बन गई है एक तरह से। अब इसको हम बो देंगे आराम से। जब इसकी बुआई कर देते हैं तो बोने का तरीका जो है हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाइयों का कमेंट आया था, फ़ोन भी आया था कि आपने कभी बिजाई का तरीका नहीं बताया, केवल हार्वेस्टिंग और फसल दिखाते हैं। तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि सूरन की बिजाई किस प्रकार से की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी है, तो ये इस तरह से इसमें हल्का सा निशान बना लेते हैं हम। आप देख रहे हैं ये निशान बनाया गया है, थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये निशान जो बनाया गया है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस लाइन तक ये दूरी 3 फीट होती है। 3 फीट से कम हम नहीं रखते हैं। और एक बात का और ध्यान देना होता है कि ये जो लाइन होती है इसको हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा को ही रखना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण है कि जब सूर्य की धूप निकलती है तो सुबह के टाइम में भी हर पौधे को मिलेगी और दोपहर में भी हर पौधे को मिलेगी, शाम को भी हर पौधे को मिलेगी। तो इससे यील्ड अच्छा मिलता है और पौधे का विकास अच्छा होता है। तो इस तरह से ये दूरी हो गया, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी, आइए हम दिखा देते हैं बीज से बीज की दूरी क्या होती है। अब ये जो आप कंद देख रहे हैं ये लगभग 250 ग्राम के आसपास का है। 250 ग्राम के आसपास का है, तो इसका दूरी हम करीब करीब 1 फीट से 1.25 फीट के आसपास रखते हैं। इस तरह से मान लीजिए अब ये 1 फीट हो गया, तो ये 1 फीट के दूरी पर ही इसको बोते हैं। जब 1 फीट की दूरी पर बोएंगे तो बड़े आराम से, फिर ये देखिए पौधों की संख्या पर्याप्त मात्रा में खेत में हमारे होनी चाहिए। अगर हमारे प्रति एकड़ खेत में अगर पौधों की संख्या कम रहेगी तो हमको पर्याप्त उत्पादन नहीं मिलेगा। क्षमा कीजिएगा किसान भाइयों, थोड़ा सा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा दबी हुई आ रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये दूरी अगर घटाना बढ़ाना है तो दूरी घटाने का एक ही कारण हो सकता है, जब इस बीज को आप छोटा करेंगे इसको और नज़दीक कर सकते हैं। जब जैसे ये 250 ग्राम का है, अगर हम 100 ग्राम 150 ग्राम का अगर पीस बनाते हैं तो ऐसी स्थितियों में ये 10 इंच से 12 इंच भी रख सकते हैं, 10 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं, इतना नज़दीक कर देंगे तो ये बीज के लिए सफिशिएंट हो जाता है। जिसे इतना नज़दीक कर देंगे तो बीज के लिए जो है जो क्वालिटी होती है वो 2 किलो 3 किलो के आसपास का ये उत्पादन आराम से दे देता है। और इस तरह से जब दूरी बढ़ा देंगे और पर्याप्त पोषण देते हैं तो ये कोई भी कंद 4 किलो 5 किलो से नीचे नहीं होगा। तो थोड़ा सा बिक्री में समस्या होती है, इसलिए लोग इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और दूरी को थोड़ा घटा करके रखते हैं, जिससे साइज मेंटेन रहे। अक्सर लोग 1 किलो से 2 किलो तक का साइज़ ज़्यादा पसंद करते हैं मार्केट में। तो 2-3 किलो तक का अगर साइज रहेगा तो अच्छे से बिक जाता है और अच्छा दाम मिलता है। तो आप लोगों ने समझा कि दूरी क्या होनी चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो इसमें अगर संभव हो तो प्रति एकड़ कम से कम 3 से 4 टाली मुर्गी खाद डाल दीजिए और 5 से 7 टाली प्रति एकड़ इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, पकी हुई खाद डालनी चाहिए और उस खाद को डाल करके खेत में मिला देना चाहिए। सिंचाई करके फिर एक बार जुताई कर देनी चाहिए। जुताई करने के बाद तब इसको हम लगाते हैं। इस तरह से खेत तैयार करके और इसको लगाया जा रहा है। अब इसको लगा देने के बाद देखिए ये बहुत गहरा नहीं है, ये मुश्किल से हम देख रहे हैं कि 2 इंच या 2.5 इंच होगा गहरा और उसी में बीज डाला गया है। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये हमारे फार्म के सहयोगी बंधु मिट्टी चढ़ा रहे हैं। अब ये मिट्टी चढ़ा दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये मिट्टी चढ़ाई जा रही है, फावड़े की सहायता से मिट्टी चढ़ाई जा रही है। अब हम लोगों के पास मशीनें नहीं है, तो हम लोग इसी तरह से फावड़े की सहायता से इसकी मिट्टी चढ़ा देते हैं।
मिट्टी चढ़ाने के बाद हमको जो सबसे ज़रूरी काम होता है वह यह करना है कि इसमें हमको धान के पराली की मल्चिंग करना है। अगर धान की पराली आपके पास उपलब्ध ना हो तो गन्ने की पत्तियों का भी मल्चिंग कर सकते हैं, या आपके यहाँ हल्दी या अदरक की खेती होती है उसकी भी पत्तियों से आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग करके जब छोड़ देते हैं तो उसके कई लाभ होते हैं। एक लाभ तो ये है कि ये जब बारिश होगी तो बारिश के समय आपका ये मेड़ जो है नीचे नहीं जाएगा, या इसकी मिट्टी कटेगी नहीं, नीचे नहीं जाएगी। जब नीचे नहीं जाएगी तो आपका कंद जो है इसमें कायदे से ग्रो करेगा। और दूसरे, जब मल्चिंग आप कर देते हैं तो जो बारिश का पानी होता है वो बड़ा धीरे धीरे इसमें समावेशित होता है, जिससे कि ये मट्टी भुरभुरी बनी रहती है, ये टाइट नहीं होती है। चूँकि जब वाटर लॉगिंग नहीं होगा, ये नाली से पानी निकल जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में ये जब नमी भी बनी रहेगी और दूसरे ये भरभरी बनी रहेगी, तो कंद को बैठने में, बढ़ने में सहायक होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें नमी लंबे समय तक संरक्षित रहती है। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर बहुत अधिक है। एक बार सिंचाई कर देते हैं तो ये 8-10 दिन तक नमी को संरक्षित रखता है। इसलिए कि जब पराली की मल्चिंग कर देंगे ऊपर से, और पराली की मल्चिंग इतनी मोटी करते हैं कि डायरेक्ट धूप मिट्टी पर ना पड़े। जब डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी तो हमारी नमी जल्दी उड़ेगी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लाभ होता है। दूसरे क्या होता है कि खरपतवार नहीं उगते हैं। जब खरपतवार नहीं उगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका निराई गुड़ाई का जो खर्चा होता है वो बचेगा। और साथ में एक चीज़ और है कि निराई गुड़ाई के बाद कुछ लोग कहते हैं क्या इसमें मिट्टी भी चढ़ानी है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर मिट्टी चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इसकी जड़ें जो है निकल करके बाहर रहती हैं, और वो जड़ें कटती हैं तो उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। और इस तरह से जब आप मल्चिंग कर देंगे तो खरपतवार प्रबंधन हो गया, नमी का प्रबंधन हो गया, मिट्टी का कटाव रुक गया। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, यह जो पराली या पत्तियां ये सड़ती हैं तो हमारे ज़मीन में कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है। और इस फसल में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई रोग बीमारी नहीं लगती है। अगर रोग बीमारी नहीं लगती है तो आपको नुकसान होने का डर नहीं रहता है। इसको कोई जानवर नहीं खाता है, इसको कोई समस्या नहीं आती है। कभी कभी एक कीड़ा देखने को आया है कि वो इसकी पत्तियां खाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत होता नहीं है। तो इसको 2 जानवर खाते हैं। एक सूअर खाती है, जंगली सूअर का अगर आपके पास आतंक हो तो उससे झटका मशीन द्वारा उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और एक जानवर होता है शाही, जिसके शरीर पर कांटे होते हैं, वो इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर वो बड़ा कंद पा गया तो लगभग उसको 15 दिन खाता है, और एक ही कंद को बार बार खाएगा जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। अगर ये लोग इसमें लगते हैं इस तरह के जानवर, तो आपको उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। रही बात खाद उर्वरक की, तो अगर आपकी इच्छा है तो इसमें प्रति एकड़ लगभग 1 बोरी DAP और 40 से 50 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दे सकें तो मिट्टी में खेत की तैयारी के समय ही मिला लेना चाहिए, और मिला करके आप खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से तब पूरी तैयारी हो जाती है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं बिजाई हो गई है, फिर इसमें हमको बीच में कुछ नहीं करना है। जब ज़रूरत होगी केवल सिंचाई करना है। अगर आवश्यकता कभी पड़ी तो हल्का फुल्का यूरिया की ज़रूरत पड़ी तो देना पड़ सकता है, और नहीं तो फसल में अगर खेत में अगर पर्याप्त मात्रा में जीवांश की मात्रा है तो ज़रूरत लगभग न के बराबर पड़ती है। और अच्छे से प्रबंधन करते हैं तो प्रति एकड़ 150 से लेकर 300 कुंटल तक उत्पादन हम देख चुके हैं। तो आप कितना अच्छा कर लेते हैं उसके हिसाब से आपको उत्पादन मिलेगा। तो दूसरी किसी भी फसलों से ये ज़्यादा सूटेबल है, करना है आपके लिए।
और थोड़ा सा इसमें समस्या यही है कि इसका बीज अधिक लगता है, इसलिए थोड़ा सा आपका धन जो है इसमें अधिक खर्च होगा। लेकिन एक पहली बार, उसके बाद जब आपके पास बीज हो जाएगा तो आपको समस्या नहीं होगी और आप अच्छे से इसका जो है उत्पादन ले सकते हैं। और अपने घर पर बीज हो जाएगा तो अगली साल से बीज का खर्चा नहीं रहेगा, केवल मजदूरी का खर्चा। अगर आपके पास बड़ा खेत है तो आप 25,000 रुपये के आसपास मिलता है। उसको तवेदार हैरो कहते हैं। वो दो हैरो होता है, प्लेटें होती हैं तवे की, उसको जिंदरा बोलते हैं लोग। तो उसकी सहायता से इसकी मेड़ बना देते हैं और ट्रैक्टर की सहायता से, और बड़े आराम से हो जाता है, तो उसमें समस्या नहीं आती है। अब आगे आपको अगर इसमें से कोई कमी हमसे छूट गई है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। या हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप करिएगा, जवाब दे दूंगा 9935238304 पर। और आपको पूरी जानकारी मिलेगी सूरन की खेती के विषय में, जिमीकंद की खेती के विषय में, और ओल की खेती के विषय में, खंत की खेती के विषय में, या एलिफेंट याम की खेती के विषय में। तो ये खेती बहुत ही लाभकारी खेती है, इसको आप ज़रूर कीजिए। ये अगर आपका 25 रुपये से 30 रुपये किलो भी बिकेगा तो आपको अच्छा लाभ देगा, क्योंकि 1 एकड़ में अगर 300 कुंटल आपका उत्पादन हो जाता है तो अगर ये 30 रुपये किलो भी बिकता है तो 9 लाख रुपए का बनता है। आपका खर्चा इसमें अधिकतम 2.5 से 3 लाख रुपए ही बैठता है, तो पूरा खर्चा काटने के बाद भी आपको 5-6 लाख रुपए का फ़ायदा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, आप इसको गारंटी मत समझिएगा, इसलिए कि जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना उत्पादन हो सकता है। मैंने तो 300 कुंटल तक का उत्पादन अपनी आंखों से देखा है। वैसे कुछ किसान तो इससे भी ऊपर लिए हैं, जो मैं आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहता, लेकिन आप इसको करके देखिएगा तो दोबारा से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको दूसरी खेती करनी है। ये इतनी फ़ायदेमंद खेती है और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत अधिक होता है, जो आपके स्वास्थ्य को, आपके पेट के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है और बहुत अच्छा लाभ देता है। पाइल्स के मरीजों को वैद्य लोग इसका इस्तेमाल करना बताते हैं कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। तो आप इसकी सब्जी या चोखा जिस तरह से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों, मित्रों और साथियों को खिला भी सकते हैं। तो ये रही सूरन की खेती के विषय में बेसिक जानकारी। बाकी अगर कोई कमी छूटी है तो आप लोग हमको कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा, फिर ज़रूरत होगी तो हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी अच्छा कंटेंट आपको बना करके पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।